हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। आज हम सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019 का हल करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको पसंद आए वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुई। पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक्चुअली बायलिंगुअल रहेगा ये पेपर, तो जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, दोनों के लिए ही ये यूज़फुल होगा। तो चलिए, आई होप आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यदि नहीं दिख पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो या तो अलग एक ही लैंग्वेज का बनाऊं, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और अगर दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के एक साथ ही बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कॉलवर्क्स। यानी निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कॉलवर्क के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वर्णन दिया है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाई सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। यानी अंतःकरण के चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये जो कॉलवर्क की अवस्थाएं थी, उसमें से कौन सी अवस्था के दौरान ऐसा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास यानी द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि यहाँ सिर्फ मैं करेक्ट ऑप्शन पर ही टिक करूँ, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें, गलत ऑप्शन आप देखो ही ना उस प्रश्न के अंदर, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ करेक्ट ऑपरेशनल स्टेज इज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो एक्चुअली इसका जो जहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाए, मूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक, वहाँ आपका आ जाएगा एबिलिटी टू कंजर्व। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैं यदि डिटेल में बताऊंगी तो पूरा पेपर होने में टाइम लग जाएगा। आप अभी इसको एक प्रैक्टिस के तौर पे ले लीजिए, और फिर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके बारे में डिटेल में बता दूंगी, पढ़ा दूंगी। और वैसे पढ़े हुए हैं, कुछ वीडियो पढ़े हुए हैं प्याजी, और मतलब जो जो मेन पॉइंट थे उन पे वीडियो पड़े हुए हैं, और भी आगे बीच बीच में कंटिन्यू करती रहूँगी। तो चलिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। तो जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की हैं, जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो आपको पता है ये ना सक्रिय विनियोजन के साथ से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी ये क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट। मतलब बच्चे यदि किसी चीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो अपने विकास संज्ञान का विकास खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये मानते थे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। और जो भी संरचनावादी में विश्वास रखते हैं उन सबको, वो सब यही चीज़ मानते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, selecting and presenting stories and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles in is an effective strategy too। यानी समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो एक्चुअली ये जो न्यूज़पेपर में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब है कि लैंगिक यानी जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो ये काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के लिए रहता है। प्रश्न ठीक से समझिए, पढ़िए और फिर उसका आंसर करिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर सारे कर लेते हैं, उनके 4 ऑप्शन को ठीक से समझ लेते हैं, तो आप
आपको ये सीटेट का एग्ज़ाम पास करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चल जाएगा कैसा पैटर्न आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। हो सकता है इस साल थोड़ा सिलेबस चेंज करें क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है तो, लेकिन फिर भी सिलेबस चेंज नहीं करेंगे कि सिलेबस तो वही रहेगा, तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको काफ़ी टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। तो हो सकता है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो, पर आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो एक्चुअली ये जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस, ये सारे ही बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैटेगराइज्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ये जो विशेषताएँ कि बताया गया है कैसे आप करेंगे। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परमेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर, यानी जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता रखते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है। यहाँ ये लिखा नहीं, लेकिन यहीं से यही अभिप्राय निकल रहा है इस विशेषता को पढ़ने से। तो एक्चुअली उनके अंदर जो, अब यहाँ आप इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो दूसरों की मनोदशा समझता है उसके अंदर तो होती है इंटरपर्सनल, ठीक है, यानी अंतर्वैयक्तिक, हिंदी में तो ठीक है। और जो अपने आप को समझता है, अब यहाँ जो अंतर्वैयक्तिक है उसका मतलब है कि जो अपने आप को अच्छी तरीके से समझता है। यहाँ दूसरों को समझता है तो वो होगा अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। लेकिन कोई व्यक्ति यदि खुद को बहुत अच्छे से समझता है, खुद की वीकनेस और अच्छाइयाँ अच्छे से समझता है, तो उसके अंदर होगी अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका एक्चुअली जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उससे आपको ऑप्शन के अंदर ऑप्शन चूज़ करने हैं कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, भिन्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये करेक्ट है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी करेक्ट है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये तीनों करनी चाहिए। तो एक्चुअली 2nd, 3rd एंड 4th जिसमें है तो वो है 3rd ऑप्शन में। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास रखना। ये एक्चुअली प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट। ऑप्शन है आपके सामने, आप पढ़िए आराम से। नहीं तो इसका मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी यहाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है सारे ऑप्शन पढ़ने में और फिर दिमाग में आप कन्फ्यूज हो जाते क्या क्या पढ़ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वंशागत
वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, यानी टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, यानी विकास के सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। और यहाँ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। प्रश्न यदि उन्होंने यहाँ नहीं लगाया होता तो इनमें से कोई एक ऑप्शन देते, बाकी सब अलग देते। तो इसका अभी जो नहीं पूछा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा उसके हिसाब से उसकी विकास की गति होगी समझने की। प्रश्न नंबर 11 है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। यानी सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो ऐसा क्यों है कि शिक्षक जो है लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लड़कों से ज़्यादा पारस्परिक क्रिया करते हैं बजाय लड़कियों के। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है एक तरह से ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है, यानी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें गलत सही का निर्णय नहीं लेना है, हमें प्रश्न में जो पूछा है उसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो एक्चुअली जहाँ अपसारी वर्ड आ जाए वहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन। अभिसारी और अपसारी में भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो अभिसारी से अप का मतलब ऐसे समझ लीजिए, अप का मतलब उठना होता है, ठीक है, ऊपर होता है। तो जिन बच्चों के अंदर क्रिएटिव चिल्ड्रन होंगे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसे समझ के अपने दिमाग में जैसे भी आप चाहें, क्योंकि रट तो सकते नहीं हैं, समझ ही सकते हैं चीज़ों को, इसलिए कई तरह से हो सकता है इसको। तो जहाँ पर आप सारी वर्ड, वैसे यदि क्रिएटिव आ गया तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सृजनात्मक क्रिएटिव, लेकिन आप सारी में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन यानी अनुकूलन करने चाहिए। तो जो बच्चा दृष्टिबाधित है यानी उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को, ताकि वो अच्छे से वो भी सीख सके, समझ सके। स्पीक क्लियरली एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, यानी स्पष्ट रूप से बोलना, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में नहीं है ना, तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको टच करके, फील करा के पढ़ा सकते हैं, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम है, देख नहीं सकता है वो, लेकिन फील करके और सुनकर तो समझ ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, यानी शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। ये सेकंड पेपर है, आप यहाँ पे
8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी उसी तरह की आएगी। और फर्स्ट पेपर में 5th तक का लेवल रहता है, तो उसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को उसी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी विशिष्ट शिक्षा योजना। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं को के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ दिए हैं श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख तो सकते ही हैं, तो ये आपका गलत हो गया। अब दूसरा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा पर पढ़ने के लिखने में कमी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। डिसलेक्सिक लर्नर्स लेक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंग फैसिलिटेशन ऑफ लर्नर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, यानी दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये चीज़ नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। तो यहाँ भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसका 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। एंड टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। तो यहाँ इसमें नहीं पूछा था, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन 4th होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19 है, अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश, यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, डैश के लिए बजाय डैश के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, यानी लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स की बजाय लर्निंग गोल्स, यानी सीखो आप जितना हो सकता है, प्रदर्शन करना, दिखावा करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों की उदाहरण है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर चार्ट्स एंड कंसेप्ट मैप्स, थर्ड है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, फोर्थ है एक्सप्लेन टू अ पीयर, फोर्थ है सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो एक्चुअली इसमें जो सारे पॉइंट हैं वो सारे ही आपके करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य प्रेरणा मतलब जो बच्चे बाहर से जिनको प्रेरणा मिल रही है, तो एक्चुअली वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। ये एक्चुअली बाहरी मोटिवेशन है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन इसको कहेंगे। कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट। और आंतरिक प्रेरणा होती है, उसमें बच्चा खुद अपने बारे में सोचता है, वहाँ
अपना खुद का मोटिवेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ प्राइमरी क्लास रूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अर्थ निर्माण को जो बढ़ावा देगी वो रणनीति होगी ऑप्शन नंबर 1 कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी आर आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, यानी संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो एक्चुअली संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को देखा जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी ठीक से देख लेते हैं, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, यानी अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो ये शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 3, यानी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, यानी इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, यानी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉल्ड, यानी पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहेंगे स्कीमा, ये स्कीमा कहलाती हैं जब बच्चा अपने अनुभव से अर्थ निकालता है सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद एन appropriate question suggestion the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone, which construct does the above statement highlight, यानी एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो एक्चुअली इसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू लेपाइगोस्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू, यानी लेपाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो एक्चुअली ये पैगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। ओके, तो यहाँ हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जिनका मैथ है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं मैथ करा दूँगी, लेकिन यहाँ मैं अभी जो करा रही हूँ वो सामाजिक विज्ञान का कराऊँगी। जिन्होंने सेकंड पेपर में अपना सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान चुना है, सोशल साइंस चुना है, वो यहाँ आगे देख सकते हैं, और मैथ वाले स्किप कर सकते हैं। लेकिन आगे वीडियो वैसे पूरा है, बाकी हिंदी इंग्लिश भी मैथ वालों ने जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज़ किया है और सेकंड में इंग्लिश,
वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, यानी एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो इनकी जो विशेषता नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर 1 कि ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन एबव 30 ईयर्स ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स, यानी 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये इनकी विशेषता नहीं थी, यहाँ नहीं पूछा गया है, इसलिए ये बाकी सारी विशेषताएं थीं। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं सेम एक ही तरीके से प्रश्न पूछे। तो बाकी सारे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि सभी नागरिकों को सैनिक व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, तो ये इनकी विशेषताएं थीं। और मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं के सभी नागरिक उपस्थित होते थे, तो ये भी विशेषता थी। और कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, तो ये भी एथेनियन लोकतंत्र की एक विशेषता थी। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवार्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, यानी समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो एक्चुअली इनकी जो नीति थी ऑप्शन नंबर 4, दे सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन वर अलॉट टू रूल अगेन, यानी इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको मैच करना है और फिर कि कौन सी जो कला है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपको 1 में ही मिल जाएगा, इसलिए आप इसके अनुसार देख के मैच कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। जैसे ए का यहाँ 4 दिखा रहे हैं कि कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी उसको तैल चित्रकला कहते हैं, ठीक है। सेकंड है बी का है 1 कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, इसको नयनाभिराम कहते हैं, ठीक है, मतलब नामावली जो दी गई है। सी का है सेकंड कि भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली यानी धन संपदा और रौब दाव दर्शाती चित्रकला जो है उसको रूप चित्रण कहा जाता है, ठीक है। और डी का 3 है कि इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली जो चित्रकला है उसको इतिहास चित्रकला कहते हैं, ठीक है। तो बी का ए, डी का 3, सी का ए का 4 और बी का 2, ये इसकी मैचिंग है। आप इसको समझ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा है कहीं से तो और पढ़ लिया है एनसीईआरटी बुक से तो अच्छी बात है। प्रश्न इस तरह के प्रश्न थोड़े से लेंदी लगते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, शांति से समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द लेट 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स, यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो एक्चुअली जो हुआ था वो हुआ था सूरत, गुजरात, मद्रास और कलकत्ता, ये हब हुआ करते थे उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के समय। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी ए और बी कथनों को बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको दिए हैं कथन। ए है, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धास
प्रेजेंस इन स्क्रप्चर्स वाज सो यूजिंग सर्टेन साइंस, यानी बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी ऑप्शन है द बिलीव्स इन बोधिसत्व इमर्ज्ड विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म, यानी महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये गलत है और बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। यहाँ फिर से वही आपको आ गया, आपको ए और बी दो कथन दिए हैं, उन्हें पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, क्या दोनों सही है और या एक भी सही नहीं है। तो इसमें पहला है द महलवारी वाज डिवाइज्ड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी वाइल द रायतवारी वाज डिवाइज्ड फॉर ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ, यानी महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। तो ये सही है, ऐसा ही था। फिर है महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राज्य को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वाइल इन महलवारी village headmen collect the paid revenue of the whole village to the company in Rayatwari direct settlement was made with cultivators। तो इसके ए और बी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अ टॉम्ब ऑफ अ सूफी सेंट इज नॉन एज, यानी सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो एक्चुअली सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से। दरगाह पे जो लोग जाते हैं वो एक्चुअली सूफी संत का मकबरा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, यानी द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टाद्वैत वाज प्रोपाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाय रामानुज। तो एक्चुअली ये रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत एस्टैब्लिश्ड इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपके सामने फिर से कथन आ गए हैं कि यह एक फौजदारी अदालत थी और दूसरा है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसका जो ये गलत है और बी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 ऑप्शन कि ए गलत है बी सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ए इज़ फॉल्स बी इज़ ट्रू, यानी ये फौजदारी अदालत नहीं थी बल्कि, लेकिन ये सही है कि यूरोपियन जिलाधीश की अध्यक्षता में चलता था। क्वेश्चन नंबर 40 है अ गैरिसन टाउन रेफर्स टू, यानी गैरिसन नगर से अभिप्राय है। क्या है गैरिसन नगर से अभिप्राय? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा गैरिसन नगर से एक्चुअली अभिप्राय ये है कि किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्डर्स। गैरिसन नगर उन्हें कहा जाता था जहाँ सैनिक रहते थे और किलेबंद बसाव था यह। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, फिर से अभिकथन आ गया कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो कारण आर भारत ग्रीनविच में पूर्व 82:30 पूर्व में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपको पता है 5.5 घंटे का अंतर है। तो जब लंदन में 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे का समय होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्व में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
ओके। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। और ऑप्शन बी है कि पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। और सी है प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए बी सी सभी सही हैं। इसमें जो आपके तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम का चयन कीजिए। तो एक्चुअली आप ना इसके लिए एक ट्रिक है, बच्चों को याद कराने में भी आसानी होगी और आप खुद भी याद कर सकते हैं कि हिंदी में आपको यहाँ कहीं क्षोमंडल नहीं दिख रहा है तो यहाँ हिंदी के लिए भी आसान हो गया। सबसे क्षोमंडल से शुरू होता है जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और फिर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, फिर थर्ड है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, और फोर्थ है थर्मोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल, और फिफ्थ है एक्सोस्फीयर। तो इसको हम इन सारे का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, जैसे तुम सब मुझे टाइम पर एग्ज़ाम दोगे, यानी TSMTE करके कर सकते हो, या फिर हिंदी में इसको समझ लो कि तुम सब मुझे टाइम पर एग्ज़ाम दोगे। तो एक ट्रिक है, इस तरह से हम इन लेयर को एक सही क्रम में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रटना तो है ही नहीं, बच्चों को भी हमें जब हम टीचर बनेंगे तो बच्चों को भी समझाना होगा, इसलिए वहाँ भी आपको ये ट्रिक काम आएगी और अभी आप खुद के लिए भी ये ट्रिक आपको काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सीजन्स ऑकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। तो एक्चुअली ये जो सीजन्स हैं वो किस कारण से बदलते हैं, ये जो बदलते हैं वो होते हैं पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। यानी पृथ्वी जो घूमती है और वो अपने अक्ष पे झुकी हुई, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो थर्ड ऑप्शन यानी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज इज। यानी प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, यानी कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशन करेंट्स इज आर करेक्ट। यानी महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, और कथन है ए कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी है कि लैब्राडोर एक गर्म धारा है। सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो एक्चुअली इसका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए और सी सही है, तो ए और सी सही है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड। यानी हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो एक्चुअली हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है मोरैन यानी हिमोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, स्टेटमेंट ए एंड बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन। यानी कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसके विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो आपके सामने कथन ए है, द वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और बी कथन है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एस टैगा। यानी यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। और सेकंड बी ऑप्शन है कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअली ये जो है उनको कहते हैं हम कॉनिफेरस
फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन की विशेषता नहीं है। तो एक्चुअली ये इसमें तीनों चीज़ें तो हैं, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन है ना, स्लैश द वन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन, तो ये इसका नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो एक्चुअली जो कर्तन और दहन कृषि है वो यहाँ नहीं की जाती है, वो की जाती है इस कृषि को हम किसी और कई नामों से भी जानते हैं। और ये प्रश्न थोड़ा कम लेवल करके फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है कि कल्टीवेशन फार्मिंग किसे कहते हैं। तो कर्तन और दहन यहाँ लिख दिया है, थोड़ा वर्ड वैसे करके, यानी काट के किसी भूमि को जला के जो भूमि की जाती है, वो कृषि की जाती है, वो अलग प्रश्न है। इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तो आपको पता है डेड सी के बारे में कि वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा है और इस वजह से सागर में सघन हो गया है, यानी बहुत घनत्व, उसका घनत्व ज़्यादा बढ़ जाने से वो इसी कारण से वहाँ तैर सकती हैं, चीज़ें डूबती नहीं हैं, ठीक है, डेड सी में। द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। यहाँ स्टेटमेंट बहुत दिए हैं, तो पढ़िए। और पहला है भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा होता है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर के ए और बी दोनों ही गलत हैं। भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि वन और उपयोग नहीं होता है, बल्कि भूमि पर तो लोग रहते भी हैं मकान बना के, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी नहीं है, दोनों ही इसके गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है शेल्टर वेल्स हेल्प इन, यानी रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किस चीज़ में मदद करती हैं? एक्चुअली ये मदद करती हैं चेकिंग विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सोइल कवर, यानी पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल, यानी मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो एक्चुअली इसको निर्धारित करता है टाइम, यानी समय के अनुसार ये मोटी होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संभाव्य और ये जो संसाधन है उनको वितरण के आधार पर इस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा कि सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यानी यूनिकोड्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट, यानी विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट है। इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन, यानी जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ये एक विविध समाज के बारे में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो एक्चुअली ये है ऑप्शन नंबर 3 वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, यानी महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफरेगेट्स, यानी नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग थी? तो एक्चुअली इनकी जो मांग थी वो थी महिलाओं के लिए मताधिकार हो, यानी राइट फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जटाकास इज करेक्ट, यानी जातकों के विषय में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जातक के विषय में एक्चुअली जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। दीज वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आयने एक्वरी। तो आयने एक्वरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एक्चुअली आयने एक्वरी के बारे में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु अमंग द फॉलोइंग compiled the composition of Baba Guru Nanak in Gurumukhi, also adding his own compositions to it, यानी निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया अपनी रचनाओं के साथ मिक्स करके। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसीडर लिस्ट। अब यहाँ फिर से आपको लिस्ट दे दी, इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और दूसरी सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो आपको यहाँ से मैच करना है ये क्वेश्चन नंबर 61 का कि पहला जो है ए, तो ए का 1 हो जाएगा कि कृषि श्रमिक जो हैं स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, और फिर बी का आपका 3rd हो जाएगा कि बड़ा किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। फिर सी है मध्यम किसान, तो सी का जो ऑप्शन आपको बचा लास्ट ऑप्शन सी का 2 कि मध्यम जो किसान होते हैं वो उर्वरक और कीटनाशी बीजों के लिए ऋण लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम जो है के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक्चुअली जो दादन व्यवस्था होती है उसके अंदर सौदागर क्या करता है कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड ई, यानी ए और ई से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन इतने सारे दे दिए, सबसे पहले आपको इनको अरेंज करना है। तो पहले कौन सा आएगा उस हिसाब से, तो सबसे पहले आएगा बी कि किसान टमाटर के बीज स्थापित करता है, किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। उसके बाद है सी कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों की बोली लगाता है। सेकंड, ठीक है, साफ कर लेते हैं। 1 बी, सेकंड सी, 3rd है डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और 4th है ई कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। 4th और 5th है कि सोना पड़ोस की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो यहाँ बी सी डी ई ए आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1st इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, अकॉर्डिंग टू appellate system a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge could appeal to which of the following court, यानी कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से
असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है? तो एक्चुअली वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में। यदि वो जिला जज के न्यायालय से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उसके बाद हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। यहाँ फिर से ए और बी कथनों पर विचार करना है। तो कथन ये कहता है, अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। यानी कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों, सरकार बना सकती है। और कथन भी है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। ये कथन ये तो आपका गलत है, तो यहाँ कथन केवल बी जो सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो फिर नीचे आपका स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर बताना है कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य की अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन। यानी इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो एक्चुअली जो केंद्रीभूत होना चाहिए, इसमें कथन है बहुदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। यह कथन भी है कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिक्षेप में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों हो जाएंगे। कि कंसेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशंस एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, और बी है इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2 ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स, आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट। इसमें से 2 स्टेटमेंट गलत हैं, आपको उन्हें फाइंड करना है। पहला है, वैज्ञानिक जांच की प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो और सेकंड है, ये तो सही है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो ये गलत है, हमें फॉल्स ही सर्च करना है ना। फिर है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। तो ये भी गलत है, सी वाला भी। ये सही है दोनों। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन बी और सी इसमें गलत हैं। तो बी और सी इसके ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं हमको। बी और सी हमें गलत चूज़ करने थे ना, तो जो गलत हैं वो सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टुवार्ड्स। यानी एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो इनका जो लक्ष्य है वो होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, यानी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैव बीन कंसिडर्ड व्हाइल डेवलपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स। यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपगमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो आपके सामने कथन है, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, या बी है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीख। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल ये सही है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बी सीख नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। यहाँ फिर से कथन आ गए। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। और दो कथन में से कौन सा सही है आपको यहाँ चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फोर्थ, कि ना तो इसमें ए सही है और ना ही बी सही है, तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि प्लेजिंग नॉट टू बाय एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। इस तरह से हम बच्चों को वन्य जीवन संरक्षण से जोड़ सकते हैं, उसके प्रति संवेदनशील बना सकते हैं कि बच्चों से ऐसी प्लीज ऐसी कसम लें कि वो जीव जंतुओं से बनी हुई चीज़ें ही ना खरीदें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक एवोल्यूशन, यानी खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक्चुअली ओपन बुक एवोल्यूशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि स्टूडेंट्स नीड नॉट टू फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट कलर्स क्लाउजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम द मेकिंग ऑफ रिलीजन कल्चर, यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। आपके सामने है ए, छोटे समूह की परियोजनाएं, बी, विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और डी, समुचित चित्र यानी कॉलाज बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि ए बी और ए सी और डी, ए सी और डी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, इमेजिन यू हैव इनहेरिटेड अ किंगडम, हाउ वुड यू मेक यू किंगडम स्टेबल एंड prosperous. In context of the above question, as a teacher, which skill would you emphasize upon while assessing the students? यानी कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है, अनुभवों की तुलना, विश्लेषण की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष तर्क करने की क्षमता। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि इन्फर एंड एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, यानी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ रिस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासी वुड बी, यानी आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक जो नीति होगी वो क्या होगी। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आप बच्चों को आदिवासियों से परिचित करा रहे हैं तो उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करेंगे तो ये उनके लिए ज़्यादा सम्मानजनक नीति होगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, वाइल टीचिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन सोशल साइंस क्लास यू शुड, यानी जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें क्या करना है, आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल, यानी टेक देम अप विथ प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट अ डिग्निफाइड डिस्कशन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आपके सामने कथन है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन।
कौन सा होना चाहिए। तो इसमें ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्यापन भी होना चाहिए और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन भी होना चाहिए। दोनों के अध्ययन होने चाहिए इसके केंद्र बिंदु में। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाइल प्लानिंग अ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी विद स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड, यानी विद्यार्थियों को एक साथ छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। इनमें तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए आपकी कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना भी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना होगा और समूह का विचारपूर्वक चयन करना चाहिए, लेकिन कार्य की पूर्ति ये नहीं होगा। तो जहाँ ए बी सी तीनों हैं वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। तो समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, यानी हेल्प्स इन सिस्टेमिक एनालाइज ऑफ इश्यूज, तो ये आपका सही है। अब दूसरा है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तो ये सही नहीं है। समझने की अपेक्षा विषय को विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये भी नहीं है। और डी है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, तो ये आपका करेक्ट होगा, ए और डी, यानी हेल्प्स इन सिस्टमिक एनालाइज ऑफ इश्यूज और बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो ए एंड डी आर करेक्ट। तो यहाँ आपको सही पूछा था, जो कथन सही है, तो सेकंड ऑप्शन में आपके ए और डी दिए गए हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द राइटिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड एज अ प्राइमरी सोर्स, यानी निम्नलिखित में से किस लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि मुजफ्फर आलम, इनको प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी रॉन्ग टू यूज़ इफ़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिनिएचर पेंटिंग, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोशल साइंस टीचर क्रिटिकली एड्रेस वाइल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी है समता के मुद्दे। तो ये इसमें क्या है, आप दोनों के प्रति कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, यानी व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील भी कर सकते हैं और समता के मुद्दों पर भी। क्वेश्चन नंबर 84 है, डिस्कस फ्यू मोर रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लैंड यूज पैटर्न्स, यानी भूप्रयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन एज अ सोशल साइंस टीचर यू वुड बी असाइनिंग स्टूडेंट्स स्किल ऑफ, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की कुछ कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो एक्चुअली आप इसमें कर रहे हैं हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, द फैमिलाराइज स्टूडेंट्स विद द थीम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही घुमा दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्टून्स इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। तो एक्चुअली ये इनमें जो कार्टून आते हैं समाज विज्ञान की बुक में, उनकी जो भूमिका रहती है वो है राइजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट, यानी मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड, यानी रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो रंग भेद पर जो दिए गए हैं कथन ए और बी, उन पर आपका कथन ये है कि यह प्रथा जाति के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बी कथन है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये भी गलत है, सभी सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती। इसके ये और भी दोनों ही गलत हैं। तो इसका ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर के बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, यानी ए और बी दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज इलेक्टेड ऑफिस इन ग्राम पंचायत, यानी निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो एक्चुअली इसमें चुनकर आते हैं आपके ए और बी दोनों, यानी सरपंच और वार्ड के सदस्य, सरपंच एंड वार्ड मेंबर, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पटवारी, यानी निम्नलिखित में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यानी मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये 6 क्लास की आप पॉलिटिक्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको शुरू में ही मिल जाएगा, कहानियों के द्वारा एनसीईआरटी बुक्स में समझाया गया है। तो आप प्रश्न टीचर बनाता है अपने मतलब उस चैप्टर को समझ के, लेकिन बच्चे तो कहानियों को ज़रा पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि वार्ड काउंसलर्स फ्रॉम कमिटीज़ टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो यहाँ हमारा सोशल साइंस ख़त्म हो गया है। अब जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश चुना है वो मैं अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी वालों को कराऊंगी पहले। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या चूज़ किया है, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ इस तरह से दे रखे होते हैं, आप देख लीजिए। पहले लैंग्वेज 1 इंग्लिश दे दी और उसी में लैंग्वेज 1 हिंदी दे दी। तो अब यहाँ मैं लैंग्वेज 1 हिंदी भाषा कराऊंगी, उसके बाद लैंग्वेज 2 में इंग्लिश कराऊंगी। तो जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 2 पैसेज आते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज़ किया है थोड़ा लिटरेचर, यानी एक पोएम आएगी और एक ऐसे अनसीन कहानी जैसा आ जाएगा, और जिन्होंने इंग्लिश लिया है उसमें भी एक पोएम आएगी और एक सिंपल सा पैसेज रहेगा। और लैंग्वेज 2 में आप कोई भी भाषा लो उसमें दोनों ही पैसेज सिंपल से दे रहते हैं। तो यहाँ ये पैसेज है, आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ लीजिए। फिर इसके प्रश्न हैं, इनके हम आंसर कर लेते हैं। तो 91 है कि आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये जो दी गया है उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आधुनिक कविता में जो महत्वपूर्ण है वो है लय और प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कहानी के द्वारा लेखन विधियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है।
तो एक्चुअली इसमें जो महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो एक्चुअली मूल्यांकन के बारे में जो सत्य नहीं है वो है इसका निश्चित ढांचा होता है। आप यहाँ ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें यही दिया गया है, हमें पैसेज के अनुसार आंसर करने हैं, अपने मन से नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। तो यदि यहाँ हम समास की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही आपको भिन्न लगेगा, बाकी सब तो उसके अनुसार ही है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो अन्य है, अलग है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षार्थी और छात्र। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। तो एक्चुअली इनके अनुसार सहभागिता स और ता इस प्रत्यय और उपसर्ग से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अनुच्छेद में समकालीन शब्द का उपयुक्त अर्थ जो होगा वो होगा समसामयिक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। तो ये है कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये आज के बारे में सत्य नहीं है, उन्हें छोड़ा जा सकता है आज की अनुसार। क्वेश्चन नंबर 99 है कि शिक्षक को किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 कि पाठ के भीतर उभरने वाली। आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर समझ आ जाएंगे। फिर अब ये लैंग्वेज 1 के रूप में आपने हिंदी चुनी है, इसलिए यहाँ पे आपको एक पोएम दे दी है। पोएम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश चुनी है तो वहाँ पे भी आपको एक पोएम देंगे, लेकिन लैंग्वेज 2 के रूप में चुनी है आपने कोई भी भाषा तो वहाँ आपको दोनों पैसेज सिंपल कहानी जैसे ही मिलेंगे। तो इसको पढ़ लीजिए पोएम को, फिर हम आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि। तो पलाश वन को अंगीठी इसलिए कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि अंधकार में सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है। तो इसका है सही उत्तर 3rd ऑप्शन कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। फिर 102 है कि अचानक यानी तुरंत फुरत घटनाएं होने के कारण है क्या है। तो ये है सुनते हो की आवाज़, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। फिर है 103 सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। तो इसमें जो 3rd ऑप्शन है कि रेवड़ झुंड भीड़ और रेला ये सब गल्ला के समानार्थी हैं। प्रश्न 104 है कि कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं अंधकार और अंधेरा। तो इन दोनों के बारे में कथन सत्य है क्या है बताइए। तो एक्चुअली इसमें जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि दूसरा तद्भव है, यानी जो अंधेरा शब्द है वो तद्भव है। फिर है प्रश्न 105 कि शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो शाम का सजीव चित्रण करने के लिए जो मोर की आवाज़ है उसको अनुपयुक्त माना जा सकता है। प्रश्न 106 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि का आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो उच्च स्तर पर जब आप व्याकरण सिखाएंगे तो आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। प्रश्न 107 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 108 है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है उद्देश्य है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के उद्देश्य है, बाकी उद्देश्य नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि की भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 110 है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ये उसका औचित्य नहीं है, बाकी सारे तीनों इसके औचित्य हैं। अब प्रश्न है 111 कि विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त क्या शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक उपयोग आयोजन। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 4 कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। प्रश्न 112 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाषाई आकलन की दृष्टि से जो संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमाओं को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली वो है समृद्ध भाषा परिवेश, ये ज़्यादा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 114 है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 115 है कि 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई अनुभव करती है, तो संभव है कि वह, तो जहाँ लिखना शब्द आ गया यानी ग्राफ आ गया तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अब 116 है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो ये है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अब प्रश्न 117 है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो क्या नहीं है सीखने और अर्जित करने में? तो एक्चुअली वो जो आधार नहीं है वो है व्याकरण। प्रश्न 118 है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो एक्चुअली वो है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। प्रश्न 119 है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है, तो ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द यानी 4 सार्थक शब्द लिखना है। तो इस प्रश्न का स्वरूप किसको पोषित करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, के संदर्भ में व्याकरण को प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न 120 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक्चुअली साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने पर बल दिया जाता है। अब यहाँ आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश चूज़ की है, तो ये आप कर लीजिए, आपके लिए ही है। पैसेज है, ये पैसेज पढ़ के हम फिर क्वेश्चन नंबर 121 से करेंगे कि व्हाट यूजुअली हैपन टू द गिफ्ट ही शी रिसीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज। तो ये है सेकेंड ऑप्शन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी उसने पेड़ रिसीव किए थे ना गिफ्ट में, तो वो काफ़ी उसके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे। अब प्रश्न है 123, वाई शुड यू नॉट
वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव अ शर्ट और अ कुर्ता एज अ गिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यू ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ देम, आपके पास पहले से ही वो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है द वर्ड ग्रेटिफाइड ग्रेटिफाइंग मीन्स। तो एक्चुअली ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है संतुष्ट होना, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सेटिस्फाइंग। ठीक है 124 का। अब है 125 द वर्ड डेस्टिन्ड मीन्स। तो डेस्टिन्ड मीन्स क्या है? डेस्टिन्ड मीन्स है आपका फेटेड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लूज। तो यहाँ आपको जो अंडरलाइन वर्ड है विच, उस बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वो है एक्चुअली आपका प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 127 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट। तो आपके 127 में आपका जो सेकेंड ऑप्शन है बी, यानी टू सक्सीड इन दैट केस, ये ही आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 128 है द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन। तो वो कब थ्रिल्ड हुआ? जब ये प्लेग, गिवन अ प्लेग। क्वेश्चन नंबर 128 है, यहाँ एक और पैसेज आ गया, तो उसके बाद फिर 129 है इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड बिकॉज। तो यहाँ आपका जो पैसेज था आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर कर सकते हैं। ठीक है पॉज कर लीजिए वीडियो को और पढ़िए आराम से, मैं अभी आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स। क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ चुका है और आंसर कर लिए हैं, इसलिए मैं आज सिर्फ आंसर बता रही हूँ और आप मैसेज पढ़िए, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 है हाउ मैनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 5000। क्वेश्चन नंबर 131 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मोस्ट ऑफन यूज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो वर्ड है द। ठीक है क्वेश्चन नंबर 132 है द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज। तो रिमार्केबल का जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो है एस्टोनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 133 है द वर्ड दैट इज अपोजिट इट इन द मीनिंग द वर्ड ऑर्डिनरी। तो आपको पता है ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 134 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट। तो यहाँ एवर जो वर्ड है अंडरलाइन वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो एक्चुअली वो है एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 135 है इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज। ऑप्शन नंबर 3 इट हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 136 है कंटिन्यूस असेसमेंट फोकस ऑन। तो जो कंटिन्यूस असेसमेंट है वो फोकस करता है इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड समेटिव। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू। ऑप्शन नंबर 1 कनेक्ट लर्नर्स previous knowledge with what she learns in the reading text। क्वेश्चन नंबर 138 है कि पेडागोजिकल ग्रामर इज। तो पेडागोजिकल जो ग्रामर होती है वो है ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद द
रियल लाइफ कंटेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज? ऑफ, द, एंड, ए, टू, दैट। तो ये सारे वर्ड हैं, उन वर्ड को हम शाइट वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सॉल्व इट। तो वाई स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी नॉन एज? तो एक्चुअली ये कहलाएगी थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 141 है कि संस्कृत इन इंडिया टुडे इज। तो आज संस्कृत भारत में आज क्या है? तो संस्कृत भारत में आज है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द सेकेंड आंसर ऑफ करेक्ट इज द। क्वेश्चन नंबर 142 है, a teacher of class 7th asked her student to read a short story and come to the class. She asked them to discuss the major points of the story in group and present them to the whole class. What is the reading known as? तो टीचर ने 7th क्लास के बच्चे को स्टोरी पढ़ने के लिए कहा और फिर उसको मेजर पॉइंट मोटा मोटा ऐसे ही पूछ लिया। तो ये किस तरह की रीडिंग हुई? तो एक्चुअली ये हुई एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे इसको हम, जिसमें जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, ऐसे ही जिसका मोटा मोटा हम बता सकते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, इंटेंसिव लर्निंग तब होगी जब हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझ के उसके सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकें, सिर्फ ऊपर ऊपर से न बता के अंदर तक सारी चीज़ों के आंसर बता सकें, वहाँ होगी इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन यहाँ पर है एक्सटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 143 है, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ। तो यहाँ होगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश नहीं हो सकती स्कूल करिकुलम में, या तो मदर टंग रहेगी या हिंदी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 144 है, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। तो बॉटम अप का मतलब वही होता है नीचे से ऊपर जाना। तो यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि डिकोड्स मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। बॉटम डाउन होती तब हम इसका उल्टा कर देते। क्वेश्चन नंबर 145 है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नॉन एज इन रीडिंग? द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। यानी जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और उसके सभी बहुत अच्छे से हर चीज़ को, एक एक चीज़ को समझ के उसके अंदर से मेन पॉइंट निकालते हैं, तो वो कौन सी रीडिंग की किस स्ट्रेटजी के नाम से जानी जाती है? तो उसको हम कहते हैं स्किम, यानी मक्खन मक्खन निकालना। ठीक है, फिर है 146 A teacher asked her learners of class 7th to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. तो what is this practice known as? तो ये प्रैक्टिस किस नाम से जानी जाएगी? तो ये जानी जाएगी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स होगा यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 148 है, मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। तो यहाँ जो राइटिंग दी है वहाँ आपको उनके हिसाब से मैच करना है। तो पहली बात, पर्सनल राइटिंग में हम क्या लिखेंगे? पर्सनल राइटिंग में हम डायरी लिखेंगे। पर्सनल राइटिंग में हम डायरी लिखेंगे ना, तो ए का 2 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेंगे, हम साथ साथ देखते चलेंगे कि ए का 2 सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया, बाकी किसी में दिया ही नहीं। तो बाकी हमें अगर चीज़ें नहीं भी आती ना तब भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अब प्रश्न 149 है, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स of 5 and allocated different themes
to the group. The group have to collected information on the theme and with write reports to be presented to the class. What is this activity known as? तो ये एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी? तो ये एक्टिविटी कहलाएगी प्रोजेक्ट वर्क. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, यानी राइटिंग में जो अप्रोच प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्हेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अभी हमारा ये सेकंड पेपर ख़त्म हो गया है जुलाई 2019 का. अब दिसंबर करेंगे नेक्स्ट. आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी और के भी काम आ जाए. और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप किसी तरह की मदद चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मौका दें, कमेंट करके बताएं मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ. देखने के लिए धन्यवाद.